सो हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और एक बार फिर आपका जो है वेलकम करता हूं मैं पासबान तालीम की इस हॉट सॉल्यूशन सीरीज में। पासबान तालीम एक ऐसा पब्लिकेशन है जिसने आपके लिए इतनी आसानी पैदा कर दी है कि आपके सामने आपके हाथ में एक ये बुकलेट तो है ही जिसमें आप इसका सोल्यूशन तो देख ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्यूआर कोड पे जो है आपको वीडियो सोल्यूशन सीरीज भी दिए जा रहे हैं कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेप कैसे आया है टीचर के एक्सप्लेनेशन के जरिए। तो टीचर जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि मैं आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो चलिए अब हम हल करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं मार्च 2024 का जो हॉट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, आप जो यहाँ इस वक्त क्वेश्चन देख रहे हो, देख के डरना नहीं। हो सकता है कि बच्चे जो है इसको इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा डर जाए कि भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करना है, पहले ध्यान देंगे। आपको ऑलरेडी जो है सॉल्व करके दिया ही है। ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, 1/sin² माइनस 1/cos² माइनस 1/tan² माइनस 1/cot² माइनस 1/sec² माइनस 1/cosec² इक्वल टू -3 दिया है। तो कहता है कि थीटा क्या होगा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये एक साथ इक्वल टू -3 तक सब पूरा लिख लिया जाता है। आप सबको जो है ना ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज है, अगर वो पता है आपको कि 1/sin θ का जो डेफिनेशन है, यानी वो किसका इनवर्स प्रोपोर्शन है, वो कोसेक का इनवर्स प्रोपोर्शन है ना। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin θ होता है और sin θ 1/cosec θ होता है। तो हम 1/sin की जगह पे cosec² θ रखा हुआ है। इसी तरह से 1/cos का डेफिनेशन sec के इक्वल होता है, तो 1/cos की जगह पे sec² θ रखा हुआ है। 1/tan की जगह पे cot² θ रखा हुआ है। 1/cot की जगह पे tan² θ रखा हुआ है। 1/sec की जगह पे cos² θ रखा हुआ है और 1/cosec की जगह पे sin² θ रखा हुआ है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस ये इस तरह से लीनियर फॉर्म में रख दिए गए हैं और इक्वल टू -3। अब जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने अगर पढ़ी है, तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। एक है 1/sin² θ प्लस cos² θ इक्वल टू 1, दूसरा है 1+tan² θ इक्वल टू sec² θ, तीसरी है 1+cot² θ इक्वल टू cosec² θ, है ना। तो जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का तालमेल जिस चीज से है उसको साथ में लिखेंगे। जैसे कोसेक का कॉट से है तो कोसेक और कॉट को साथ में लिखा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। फिर सेक और टेन का साथ में है तो उनको साथ में लिखा गया। देखो यहाँ पर साइन और कॉस का जो है साथ में है, तो देखो साइन और कॉस को जो है साथ में लिखा गया इस तरह से, है ना। एक के बाद एक लिखा इक्वल टू -3। अब आप जानते हैं कि कोसेक² θ माइनस cot² θ इक्वल टू 1 होता है। अब वो 1 कैसे होता है आप देख सकते हैं, ये जो देखो बोल्ड अंदाज में यहाँ पे लिखकर आपको बताया है। अगर इसमें 1 को यहीं रहने देते cosec² θ माइनस cot² θ हो जाएगा, तो कुछ इस अंदाज में हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखो 1 आया है इसकी जगह पर। फिर sin² θ प्लस cos² θ इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी 1 लिख दिया गया यहाँ पर। फिर ये वाला माइनस यहाँ पर देखो कैरी किया गया है। यहाँ पर भी देखो दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इसमें भी अगर 1 यहाँ रखते हैं तो sec² θ के माइनस में tan² θ ले जाओगे आप इस तरह से, तो देखो कुछ ऐसे ही नजर आएगा वो। तो इसलिए यहाँ पर भी जो है आपको 1 रखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो सेक की जगह पर इन्होंने क्या किया, 1+tan² θ रख दिया। देखो सेक की जगह पे इन्होंने 1+tan² θ रख दिया और ये -tan² θ वो एज इट इज है ना। माइनस जो tan² θ ये वाला ये एज इट इज है यहाँ पर, और ये sec² θ की यहाँ पे इन्होंने 1+tan² θ रख दिया और रीजन भी लिख के दे दिया यहाँ पर, बता दिया। जो बोल्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है ना। ये मैं मिटा देता हूँ। तो इस तरह से ये जो रीजंस है ये आपको देना जरूरी है। जब आप सॉल्व कर रहे हैं कोई क्वेश्चन तो उसमें ये रीजन देना पड़ता है कि इसकी जगह पर हमने क्या यूज किया, ठीक है। अब +1 -1 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा -1 माइनस tan² θ और ये माइनस tan² θ, तो ये हो गया -2 tan² θ हो गया, ठीक है। फिर ये अगले स्टेप में -1 ये इस तरह से +1 चला जाएगा, -3 के प्लस में चला जाएगा इस तरह से ऐसे। फिर ये -3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो -2 बचा, ये माइनस माइनस ऐसे कैंसिल कर दिया, 2/2 यानी आपका 1 हो जाएगा। तो tan θ की कौन सी वैल्यू का 1 होता है, तो भाई उसका जो एंगल अगर 45 हो, थीटा अगर एंगल 45 हो तो वो tan का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए थीटा जो होगा 45 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो यहाँ पे सॉल्व होगा। देखो ये थोड़ा सा बड़ा जरूर है ना। इसके अंदर आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए और जो रेशोज है वो पता होना चाहिए, तो ही आप जो है इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है।
बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिए, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, कंटेन वाटर, जिसमें पानी है, अप टू द हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तक जो है उसमें पानी भरा हुआ है। अ स्फेरिकल आयरन बॉल इज ड्रॉप इनटू द सिलेंडर, एक आयरन बॉल उसमें डाल दिया गया है सिलेंडर में। तो आपको तो पता है अगर पानी के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं तो जितना उसका वॉल्यूम होता है उस चीज़ का, जो चीज़ डाली गई है उतना वॉल्यूम का पानी ऊपर आ जाता है। एंड दस वाटर लेवल रेज्ड बाय 6.75 सेंटीमीटर, यानी इतना लेवल का जो पानी ऊपर उठ गया है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द आयरन बॉल, तो आयरन बॉल का रेडियस क्या है वो पता लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडियस सिलेंडर का कितना 12 सेंटीमीटर है और उसका रेज्ड इन वाटर लेवल, यानी जो पानी का लेवल बढ़ा है वो 6.75 सेंटीमीटर बढ़ा है। और हमको R2, यानी R2 क्या बोला गया है, रेडियस किसका, ये आयरन बॉल का जो पानी में डाला गया है। क्योंकि आयरन बॉल जो है वो स्फेरिकल है जो सिलेंडर में डाला गया है, तो हमको ये भी पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भाई उसका वॉल्यूम, पानी का जितना उसका वॉल्यूम होगा आयरन स्फेरिकल आयरन बॉल का, उतना लेवल का पानी भी ऊपर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड, जितना पानी उसमें बढ़ा है उसका वॉल्यूम उतना ही बढ़ेगा जितना उस स्फीयर का वॉल्यूम है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पायर क्यूब। और जो पानी है जो जिस बर्तन में रखा हुआ है वो जिस सिलेंड्रिकल शेप में है, तो पानी भी सिलेंड्रिकल शेप में ही ऊपर बढ़ेगा। तो सिलेंडर का आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना होगा पायर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे पाई पाई कैंसिल हो चुका है, इस तरह से जो बचा है वो यहाँ लिखा हुआ है 4/3। यहाँ पर जाने के बाद 3/4 हो जाता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है। देखो डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में चली जाती है ऊपर, और जो ऊपर वाली चीज़ है वो डिवाइड में आती है इस तरह से। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, है ना। आगे देखिए, वैल्यू पुटअप की जा रही है क्योंकि हमको रेडियस स्फीयर का मालूम करना है। तो R2 का क्यूब वैसे ही रहेगा और बाकी R1 का जो स्क्वायर है, यानी सिलेंडर का जो रेडियस है वो 12 स्क्वायर है, और H यानी जो पानी है, जो पानी का लेवल बढ़ा है वो 6.75 हाइट तक बढ़ा है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व कैसे होगा, देखो 3/4 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 6.75, 4 का 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, है ना, और 12 ज़रब 6.75, सबको ज़रब कर लो, जो भी नंबर आएगा देखो आप इस तरह से 729 मिलेगा। अब 729 है 9 का क्यूब है, ये हर कोई जानता है ना, 9 इंटू 9 इंटू 9, ये तो 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपने स्क्वायर्स पढ़े हैं, आपने क्यूब्स पढ़े हैं, है ना। तो 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729 होता है, इसलिए जो 729 का जो क्यूब रूट है वो 9 होगा। तो इस तरह जो आपका स्पीयर है उसका जो रेडियस होगा वो 9 सेंटीमीटर होगा, और यही यार आपको मालूम करना था। तो ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बोला गया है कि ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O, एक ऐसा सर्कल बनाए जिसका सेंटर O हो, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ड्रॉ टेंजेंट सेगमेंट PA एंड PB थ्रू द पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल सच दैट एंगल APB 70 डिग्री। अब पॉइंट P जो है ना, एक एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल का, और वो 70 डिग्री का होना चाहिए। तो इस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको एक रफ फिगर अगर आप पहले बना लेते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि एक सर्कल बना रहे हैं 3 सेंटीमीटर का, उसके एक्सटीरियर कोई पॉइंट P है, यहाँ से 2 टेंजेंट हमको बनाने हैं, है ना। तो ये टेंजेंट क्या होंगे, वो PA और PB होंगे वो। तो ये जो APB एंगल है ये 70 डिग्री का होना चाहिए, है ना। ये मेन बात जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर मायने रखती है। अब आपको मालूम है कि किसी भी सर्कल के अंदर, सर्कल के ऊपर जब रेडियस जो है टेंजेंट बना होता है, तो टेंजेंट रेडियस थ्योरम से जो है ना ये 90 डिग्री का बनता है, ये भी 90 डिग्री का बनता है, यानी एक तरह से अंदर क्वाड्रिलेटरल बनता है एक तरह से। ये देखो अगर इसका सेंटर है O, तो OAPB एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो जिसमें से 2 90 डिग्री का और एक आपको 70 डिग्री का बोला गया है लाने के लिए। तो ये आपका AOB जो है ना आपको मालूम हो जाएगा।
तो आप ये सारे एंगल को ऐड कर लो और इक्वल टू आप क्या लिख देना, 360 डिग्री लिख देना, क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, है ना, वही रीजन यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो टेंजेंट रेडियस थ्योरम से जो आपके 90 डिग्री निकलते हैं उनको वैल्यू आप लग देंगे, और एक तो आपको APB 70 दिया ही है, सबको ऐड कर लो और सबको ऐड करने के बाद 360 में से माइनस कर लो, तो 110 आपका जो है AOB आ जाएगा। तो जब आपका AOB आ जाएगा तो आप इजीली जो है ना बना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, 3 सेंटीमीटर का आपने रेडियस का सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, 110 का एंगल लेंगे। तो OA के ऊपर समझ लो एक तरह से, अगर आप आपका D रखते हो और 110 का जब आप मार्किंग करते हो आपका B हो जाएगा। तो बस यहाँ से जो है ना, ये जो लाइन है, ये जो रेडियस है OA और OB को आपको लाइन आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ाने के बाद जिस तरह से आप टेंजेंट बनाते हो वही प्रोसेस करना है आपको, कि जिस पॉइंट से समझ लो पॉइंट A से आपको टेंजेंट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट A के ऊपर राउंडर रखेंगे और एक आर्क इधर बनाएंगे, एक आर्क इधर बनाएंगे। फिर आप इन्हीं दोनों आर्क पे राउंडर रख के ऊपर एक आर्क बनाएंगे, नीचे एक आर्क बनाएंगे, और इस राउंडर पे रख के इन दोनों आर्क को कट करेंगे और एक लाइन इस तरह से बना लेंगे ऐसे। तो ये पॉइंट A से गुजर जाएगी। इसी तरह से सेम OB को भी आप आगे तक बढ़ाएंगे। फिर पॉइंट B से टेंजेंट गुजरने के लिए, यानी बनाने के लिए आपको पॉइंट B पे राउंडर का नोक जो है पॉइंट उसका रखना होगा, एक आर्क इधर बनाना होगा, एक आर्क इधर बनाना होगा। देन फिर आप इन्हीं दोनों आर्क पे रख जो है ना राउंडर को रख के और एक आर्क ऊपर बनाएंगे, एक आर्क नीचे बनाएंगे। फिर इस राउंडर पे आप रखेंगे अपना राउंडर और इन दोनों आर्क को कट करेंगे और इस तरह से एक लाइन ऐसी बना लेंगे जो पॉइंट B से गुजरेगी। और आपको ये नापने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 70 डिग्री का ही होगा, है ना। तो इस तरह के आपने जो क्वेश्चन है ना 4.2 में ऑलरेडी किए हैं, प्रैक्टिस सेट 4.2 में आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बस इसके अंदर बीच में जो ये जो एंगल दे दिया गया APB के 70 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम है ABCD, जो कि एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और CD पैरेलल है और डायगोनल इसकी जो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पर। तो राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ABC, इसके आपको आंसर देने हैं। इस तरह के क्वेश्चन है ना पहली मर्तबा आने लग रहे हैं, 2024 में पहली मर्तबा आया है इस तरह का क्वेश्चन। और अलजेब्रा में ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें ग्राफ को देख के आंसर देना होता है। इसी तरह से ज्योमेट्री में भी जो है ना क्वेश्चन आपको फिगर को देखकर आंसर देना है। नंबर 1, ड्रॉ द फिगर यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उससे आपको फिगर बनाना है। तो बट ट्रेपीजियम बोला है तो जाहिर सी बात है इसमें सिर्फ 2 ही साइड जो है पैरेलल होंगे और ये जो 2 साइड होंगे वो अनपैरेलल होंगे, है ना। तो अब जो पैरेलल बोला है तो AB और ये इस तरह से आप CD ऐसे बना देंगे, ठीक है। और इसके आपको जो है डायगोनल बनाना है तो देखो डायगोनल ऐसे होते हैं, और इन दूसरों को पॉइंट P पे कर रहे हैं तो पॉइंट P इस तरह से बना देंगे। तो ये देखो ऐसी बनेगी फिगर जो कि बन चुकी है ना, ऐसे बनाना है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, राइट एनी वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल एंड अपोजिट एंगल। अल्टरनेट एंगल के आपको 1 पेयर लिखना है। तो अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं हम, जिसमें देखो Z बनता है ऐसे, है ना, ऐसे Z बनता है, उल्टा Z बनता है, सीधा Z बनता है। तो ऐसे ऐसे एंगल कहाँ बन रहे हैं भाई, तो एंगल ABD और एंगल BDC, ये एक अल्टरनेट एंगल का पेयर हो गया। दूसरा उन्होंने अपोजिट एंगल बोला है, तो वर्टिकली अपोजिट होता है ना, जिसमें देखो एक्स शेप का बनता है, तो ये ऊपर नीचे वाला बोलो या फिर एक साइड ये तरफ वाला बोलो। तो अगर मैं बोलूँगा अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, तो APB और DPC ऐसा बोलूँगा, या फिर मैं APD या BPC, है ना, इस तरफ का भी बोल सकता हूँ मैं। तो बस ये 2 पेयर हो गई अपनी अपोजिट एंगल की। देखो जो हमें लिखा हुआ भी है आप देख सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल अपोजिट एंगल लिखा हुआ है। फिर आगे बोला है कि राइट द नेम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल विथ टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो इसमें जो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल है ये वाला, दूसरा ट्राइंगल है ये, यानी APB और दूसरा DPC। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जो है ना उसको सिमिलर बताने के लिए आपको जाहिर सी बात है यही अल्टरनेट एंगल ये दोनों और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ये दोनों लिखना होता है बस। और AA टेस्ट से जो है ये सिमिलर हो जाता है। तो देखो AA टेस्ट, जब 2 पेयर ऑफ एंगल लिखते हैं ना तो AA टेस्ट लिखा जाता है, और बीच में देखो सिमिलर वाली निशानी लगा दी आपने, तो APB और CPD दोनों सिमिलर हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकते हैं, तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए इस तरह की क्वेश्चन लेकर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, देखिए AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसके अंदर O जो है उसका सेंटर है और AB उसका कॉर्ड है। AOC इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो AOC जो है वो एक डायमीटर भी बन रहा है
है ना। AT इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ए। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है ड्रॉ द फिगर यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको रीड करना है और फिगर बनाना है। तो देखो इस तरह से बनेगी फिगर। एक सर्कल है और एक सेंटर उसका O है और AOC जो है उसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड बन चुका है। फिर उसने क्या कहा कि भाई एक टेंजेंट है जो पॉइंट ए पे जो है उसको टच कर रहा है। तो देखो लाइन टी इस तरह से बन गया, AT बन गया, जो कि इसने बोला ना AT इज अ टेंजेंट, तो AT इस तरह से बन गया। आप ऊपर भी बना सकते हैं इस तरह से, T ऊपर भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CAT। तो जाहिर सी बात है CAT बोला है तो ये जुड़ा हुआ है ऑलरेडी CAT का, तो टेंजेंट रेडियस थ्योरम से तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। एंड एंगल BAC रीजन, BAC ABC बोला ना ABC, तो एंगल ABC। अब ABC बोला तो B और C को ऐड करना, ज्वाइन करना पड़ेगा और A और B को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि सेमी सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल बनता है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। आप हमेशा याद रखिए सेमी सर्कल में, यानी देखो AOC एक डायमीटर है, इसके एक साइड जो ट्राइंगल बनेगा ना वो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। तो एंगल ABC जो है ना 90 डिग्री का ही रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ देख सकते हैं आप, इंस्क्राइब्ड एंगल इन अ सेमी सर्कल। मैंने बोला ना सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है या ट्राइंगल बनता है वो राइट एंगल ही बनता है। तो यहाँ पर थर्ड उन्होंने बोला है कि वेदर एंगल CAT एंड ABC आर कॉन्ग्रुएंट। क्या CAT ABC कॉन्ग्रुएंट है? देखो दोनों की वैल्यू 90 डिग्री आ गई तो जाहिर सी बात है दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर हम बता सकते हैं कि CAT और ABC कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे थे। अगर आपको आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको की जो लर्निंग है वो कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए। आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे बुक्स में से लेकर या कहीं से भी लेकर, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। ये जो वीडियो सीरीज़ है हॉट्स क्वेश्चन की ये जारी रहेगी आगे भी नेक्स्ट पेपर में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट हॉट्स क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।